दोस्तों नमस्कार। मैं राममोहन शर्मा टेक्नोलॉजी पार्क की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम संस्कृत भाषा के बारे में अध्ययन करेंगे कि संस्कृत भाषा की व्युत्पत्ति के बारे में कि संस्कृत भाषा की व्युत्पत्ति किस प्रकार हुई है और संस्कृत का उद्भव कहाँ से हुआ है और संस्कृत के भाषा एवं संस्कृत की व्याकरण दोनों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम संस्कृत भाषा के लिए सर्वप्रथम संस्कृत भाषा की व्युत्पत्ति पढ़ते हैं। सम उपसर्ग एक धातु होती है क्रय, जो कि डुकीय धातु, क्रिय धातु और कत प्रत्यय। इसे हम हिंदी में यहाँ इस प्रकार भी समझ सकते हैं, सम उपसर्ग, क्रिय धातु या कत प्रत्यय। सम उपसर्ग, डुकीय धातु और कत प्रत्यय। इस प्रकार संस्कृत शब्द में से सर्वप्रथम हम डुकीय धातु में से या और डो, इनको या का हलंत्यम सूत्र के द्वारा या की इत संज्ञा हो जाती है और तस्य लोपा से उसका लोप हो जाता है। उसके बाद में डो आदिर, डू की आदिर टुडवे सूत्र से इत संज्ञा हो जाती है और इसका लोप हो जाता है। उसके बाद बचता है सम उपसर्ग, क्रय धातु और कत प्रत्यय। कत प्रत्यय में से अपन लशक तद्धिते सूत्र के द्वारा लशक तद्धिते सूत्र के द्वारा का की इत संज्ञा करते हैं और बचता है का। अब मन में एक प्रश्न आता है कि ये यहाँ पर यदि हम इसको मिलाएं, योग करें का, तो क्या बनता है? समकृत। बीच में जो सा है वो कहाँ से आया? इसके लिए दोस्तों साथियों एक सूत्र होता है, समो परिभ्याम करोतौ भूषणे सम परिव्याम करोतौ भूषणे। इस सूत्र के द्वारा सम और परि उपसर्ग भूषण अर्थ में सुट का आगम होता है। इसका सुट का आगम होता है। क्री धातु से पहले सम और परि उपसर्ग हो तो दोनों के मध्य में सुट का आगम होता है और सुट का भी हम यहाँ ताके ऊ का उपदेशे अजनुनासिक इत, ताके ऊ का उपदेशे अजनुनासिक इत सूत्र से इत संज्ञा करते हैं और ताकि हलंतम सूत्र से इत संज्ञा करते हैं तो बचता है सा। इस प्रकार यहाँ सम उपसर्ग सुट का अवस्था है सा, उसके बाद क्री धातु और त, इन सब को मिलाने पर अब यहाँ दोस्तों एक प्रश्न आता है कि माँ, सम के उपसर्ग के माँ का अनुस्वार हो जाता है और बनता है संस्कृत। क्या बनता है? संस्कृत। संस्कृत शब्द है जो कैसा शब्द है? विशेषण शब्द है। संस्कृत कैसा शब्द है? विशेषण शब्द है। और संस्कृत है, इसे अपन ऐसे समझते हैं, संस्कृत है, संस्कृता और संस्कृतम। पुल्लिंग के लिए संस्कृत, स्त्रीलिंग के लिए संस्कृता और नपुंसक लिंग के लिए
अपन क्या प्रयोग करते हैं, संस्कृतम। आगे सम्यक कृतम, सम्यक सम्यक कृतम, तत् संस्कृतम, सम्यक कृतम परिष्कृतम, तत् संस्कृतम, तत् संस्कृतम। इस प्रकार संस्कृत शब्द है जो स्त्रीलिंग के लिए, पुल्लिंग के लिए और संस्कृतम नपुंसक लिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। अब संस्कृत भाषा की जो उत्पत्ति बोलते हैं, अपन कहते हैं कि संस्कृत सर्वप्रथम संस्कृत संस्कृत कैसी भाषा है, संस्कृत संश्लेषणात्मक भाषा है। कैसी भाषा है, संश्लेषणात्मक, संश्लेषणात्मक मतलब संयोगात्मक भाषा है। कैसी भाषा है, संयोगात्मक भाषा है। अपन बात करें हिंदी की, और हिंदी कैसी भाषा है, विश्लेषणात्मक भाषा। संस्कृत से पाली और पाली से प्राकृत और प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से अभट्टन, उसके बाद में हिंदी का विकास होता है। एक बार रीट में पूछा गया था कि संस्कृत शब्द है जो कैसा है, संश्लेषणात्मक शब्द है या संयोगात्मक शब्द है। कैसे, क्योंकि संस्कृत में धातु और प्रत्यय दोनों का संयोग होता है, प्रकृति प्रत्यय का संयोग होता है, इसीलिए संश्लेषणात्मक शब्द है। जैसे देखिए, गजाननं भूतिगणादिसेवितं कफेत जम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपाद पंकजम। इस प्रकार यहाँ पर प्रकृति प्रत्यय एवं उपसर्ग सभी मिले हुए हैं। आगे हम बात करते हैं अब संस्कृत भाषा की। भाषा शब्द, भाषा देखिए, भाषा, भाषा में बात करें तो भास धातु और टाप प्रत्यय आता है। कौन सा, टाप प्रत्यय आता है। और टाप प्रत्यय में से अपन पा को हलंतम सूत्र से इत संज्ञा कर देते कि, और टा की चुटु सूत्र से इत संज्ञा हो जाती है। बचता है भास प्लस आ। यहां पर भास का मतलब होता है कथन या कहना। भास का मतलब होता है कथन या कहना, और बनता है भाषा। अब भाषा कहते किसे, मन में ये आता है कि भाषा है क्या। भाषा भाष्यते अन्या इति भाषा। भाषा का मतलब होता है कि कहना या कथन करना। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाषा है क्या, मन के भावों को प्रकट करने के माध्यम को अपन क्या कहते हैं, भाषा। भाष्यते, इसकी भी एक परिभाषा है, भाष्यते अनया इति भाषा। अब देखिए यहाँ पर भाषा किस प्रकार का शब्द है। भाषा जो शब्द है यहाँ देखिए स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग, और कैसा है, आकारांत। भाषा कैसा शब्द है, स्त्रीलिंग आकारांत शब्द है। भाषते, इसी भाषा अपने मंतव्यों को संप्रेषित करने का, अपने मंतव्य को संप्रेषित करने को भाषा कहते हैं। जो अपने मंतव्य होते हैं, अपने मन के विचार होते हैं, उनको क्या कहते हैं,
भाषा कहते हैं। आचार्य दंडी ने अपने ग्रंथ काव्य दर्श में, इसने दंडी ने जो परिभाषा दी वो इस प्रकार है। भाष्यते अन्नया इति भाषा। ये कहाँ दी है उन्होंने? काव्य दर्श में। दूसरी भाषा अपन स्वीट महोदय के अनुसार स्वीट महोदय ने परिभाषा दी है ध्वन्यात्मक शब्द ही विचारणाम प्रकटमेव भाषा की ध्वनि रूप के शब्दों में प्रकट करना, विचारों में लाना भाषा कहलाती है, ध्वनि रूप को। अब ध्वनि क्या है? फिर मन में एक विचार आता है कि ध्वनि है क्या। अब ध्वनि के बारे में अपन बात करें तो ध्वनि भाषा की वह सबसे छोटी इकाई है जिसको अपन मौखिक रूप से बोल सकते हैं, लेकिन उसका कोई लिखित रूप नहीं है। अगर बात करें तो भाषा विज्ञान की सबसे जो छोटी इकाई है वह क्या है? ध्वनि है। ध्वनि भाषा का वह रूप है जो सुनाई तो देता है लेकिन दिखाई नहीं देता है। बात करें अब ध्वनि की। ध्वनि भाषा का वह रूप है जो सुनाई तो देता है हमको लेकिन दिखाई नहीं देता, भाषा विज्ञान की। अब मित्रों हर बार ये क्वेश्चन आता है कि ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है या वर्ण, शब्द या वाक्य। उसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ चर्चा करते हैं। देखिए भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण। और ध्वनि विज्ञान भाषा विज्ञान की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई है वह क्या है? ध्वनि। भाषा की ध्वनि विज्ञान है, उसमें भाषा को सबसे छोटी इकाई माना गया है। और भाषा की सार्थक सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द। और पाणिनि महोदय के अनुसार, संस्कृत के पाणिनि महोदय के अनुसार भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य है। क्या है? वाक्य। साथियों एक क्वेश्चन यहाँ बिल्कुल सटीक बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछे तो क्या करते हैं अपन? वर्ण। वर्ण क्या है? वह भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसकी अपन
टुकड़े नहीं कर सकते। यदि क्वेश्चन में पूछने वाले के ऊपर है, यदि क्वेश्चन पूछता है कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तब अपन बताना है ध्वनि। उसके बाद भाषा की सार्थक सबसे छोटी इकाई होती है, वो क्या होती है, शब्द। और पाणिनि महोदय ने भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो किसको बताया है, वाक्य को बताया है। उन्होंने क्या बताया है, वाक्य को भाषा की सबसे छोटी इकाई बताया है। अब हम बात करते हैं कि रचना के आधार पर भाषा के दो अंग होते हैं। रचना के आधार पर के आधार पर भाषा के कितने भाषा के कितने दो अंग होते हैं। पहला व्याकरण और दूसरा साहित्य। देखिए भाषा के अंग होते हैं जो कितने होते हैं, दो। कौन कौन से, व्याकरण और साहित्य। व्याकरण को प्राण तत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्राण तत्व। प्राण तत्व भाषा को क्या कहा जाता है, प्राण तत्व। और साहित्य को कहा जाता है सुशोभित करने वाला, सुशोभित करने वाला या सजाने वाला। आगे हम भाषा के बात करें तो सामान्यतः भाषा तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की भाषा सामान्यतः भाषा पहली सांकेतिक, दूसरी मौखिक और तीसरी होती है लिखित। जो भाषा का सबसे जो कठिन स्तर है वो कौन सा होता है, भाषा का सबसे कठिन स्तर सांकेतिक भाषा होती है। कौन सा सबसे कठिन स्तर, क्योंकि इसमें संकेतों के माध्यम से भाषा को पढ़ा जाता है, संकेतों के माध्यम से ही बताया जाता है, और यह सबसे कठिन स्तर है। दूसरा होता है कि सबसे सरल स्तर कौन सा है, सरल स्तर बात करें तो अपन मौखिक होता है। कौन सा होता है, मौखिक। और बात करें जो तो ना तो सरल होता है और ना ही कठिन होता है, जैसे भारत का संविधान लचीला है, उसी प्रकार से जो लिखित प्रकार है ये ना तो कठिन ही होता है और ना ही सरल होता है। इस प्रकार भाषा के तीन प्रकार की होती है, सांकेतिक, लिखित और मौखिक। प्रयोग के आधार पर भाषा के दो रूप होते हैं। प्रयोग के आधार पर भाषा के दो रूप होते हैं। पहला लिखित और दूसरा होता है मौखिक। जो लिखित रूप से होता है वो तो लिखित कहलाएगा, और जो मौखिक होता है वो कैसा है, ध्वनिबद्ध होता है। कैसा होता है,
ध्वनिबद्ध। और लिखित जो रूप होता है, लिखित किसे बोलते हैं? भाषा का जो लिपि होती है उसे लिपिबद्ध मौखिक देखिए भाषा के दो रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। इसमें पहला है लिखित जो कि लिपिबद्ध होता है, और दूसरा होता है मौखिक। मौखिक होता है जो कि ध्वनि होता है, ध्वनिबद्ध होता है। आगे अपन बात करें तो अपन भाषा के बारे में बात चर्चा करते हुए पहुंचे कि भाषा के आधार पर दो अंग हुए, प्राण तत्व और व्याकरण साहित्य। उसके बाद में अब बात करें, अपने बात चर्चा की संस्कृत पर, संस्कृत की व्युत्पत्ति पर, उसके बाद भाषा की व्युत्पत्ति और भाषा के प्रकारों के बारे में। अब आगे अपन बात करते हैं व्याकरण की। किसकी बात करते हैं? व्याकरण की। कि किसी भी भाषा को अपन पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसके व्याकरण के बारे में अपन हमको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि एक प्रचलित श्लोक भी है कि यद्यपि बहुनादि से तथापि पठपुत्र व्याकरणम स्वजनो स्वजनो माभूत शकलम शकलम सकृत सकृत। इस प्रकार एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि हे बेटा, यदि तू ज्यादा भी नहीं पढ़ सकता है तो कम से कम व्याकरण तो पढ़ ले, क्योंकि जिससे कि तू स्वजन और स्वजन, देखिए तीन प्रकार के सा होते हैं, सा ता और शा। इन तीनों को अपने अब हमें तालव्य, दंत और मूर्धन्य, इनका जो उच्चारण स्थान होता है उन्हीं के स्थानों से पढ़ना चाहिए। इसीलिए वो उनका पिता कहता है कि स्वजन और स्वजन। स्वजन का मतलब अपने लोग, अपने बंधु बांधव। स्वजन का मतलब अपने बंधु, और स्वजन, स्वजन का मतलब होगा कुत्ता, का समूह है, कुत्तों का समूह है। इस प्रकार शकलम शकलम, दूसरा होता है शकलम और शकलम। शकलम शकलम, एक शकल का मतलब होता है, शकल मीन समस्त, पूरा, और दूसरे शकल का मतलब होता है टुकड़ा, समस्त, इसका मतलब होता है टुकड़ा। एक और है सकृत और सकृत। इस सकृत का मतलब होता है कि एक बार, और इस सकृत का मतलब होता है विष्टा आदि से होता है। इस प्रकार वो पिता अपने पुत्र से कहता है कि हे बेटा, तू यदि ज्यादा नहीं पढ़ना चाहता है तो कम से कम व्याकरण तो पढ़ ले, जिससे कि तुझे स्वजन और स्वजन में, सकलम और शकल और शकल में, और सकृत सकृत, इनमें अंतर तो पता चल जाए कि तू स्वजनों को स्वजन ना बोले। इस प्रकार से अपन अब बात करते हैं व्याकरण की उत्पत्ति। व्याकरण की व्युत्पत्ति। तो व्याकरण शब्द जो वी उपसर्ग डुक्रिय धातु और ल्युट प्रत्यय से बना है। इसे ल्युट प्रत्यय से बना है। देखिए जो ल्युट प्रत्यय से बने हुए शब्द होते हैं वो कैसे होते हैं? सब नपुंसक लिंग में होते हैं। कौन से लिंग में होते हैं? नपुंसक लिंग के होते हैं ल्युट प्रत्यय से बने हुए शब्द। अब देखिए यदि हम बात करें तो इसको हलंतम से, को लसक को तद्धिते से, हलंतम से, आदिर या टुडवैक सूत्र से,
बचा गया क्रय प्लस इधर हो जाए वी प्लस क्रय प्लस यो। उसके बाद में यू एक सूत्र आता है युवार ना कहू। इस सूत्र के द्वारा यू का अन हो जाता है, क्या हो जाता है? अन। वी प्लस क्री प्लस अन। अब देखिए यहाँ क्री री है, उसके बाद में क्या है? आ। ल्युट जिनमें जुड़ता है उनकी क्या होती है? गुड संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है? गुड संज्ञा। गुड संज्ञा के तहत यहाँ री का क्या हो जाएगा? अर। क्या हो जाएगा? अर। तो वी वी प्लस क्री प्लस अन। इस स्थिति में बी में ई है और इसका क्या हो जाएगा? वह। व्याकरण, जो व्याकरण शब्द है, अब इसका अपन हिंदी में अगर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? बी प्लस आकरण। और संस्कृत में करेंगे तो बी प्लस डुक्रिय प्लस ल्यूट। ठीक है, इस प्रकार से देखिए बी उपसर्ग, डुक्रिय धातु, ल्यूट प्रत्यय, उसके बाद में अपन का हलंतम सूत्र से, ला का लसग तद्धित सूत्र से, या का हलंतम सूत्र से, डू का आदिर ईय टू डू सूत्र से इत संज्ञा करते हैं। उसके बाद में बचता है बी प्लस क्री और यू को युवार ना को सूत्र से क्या हो जाता है? अन। अब इस स्थिति में बी प्लस क्री प्लस अन। अब क्री के उसमें बोला था कि ल्युट प्रंतांतों में सभी में गुण संज्ञा होती है, तो गुण संज्ञा से उसका क्या हो जाता है? कर। व्याकरण वी है, इसका ई है, ई का क्या हो जाता है? कौन संधि? यड़ संधि से ई का या हो जाता है, तो वी या करण। अब इस व्याकरण में यदि अपन हिंदी में विच्छेद करें तो वी प्लस आकरण। इस प्रकार से व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति होती है। और व्याकरण, अब एक मन में विचार आता है कि यहाँ तो अन है और यहाँ का है ण। इसके लिए दोस्तों एक वार्तिक बनाया था, उस वार्तिक में है रसाभ्याम नोवडय समान पदे। वार्तिक है रसाभ्याम नोवडय समान पदे। तो उस री राशा के बाद में यदि कोई ना आता है तो उसका क्या हो जाता है? ढा हो जाता है। इस प्रकार से यदि कोई पूछे व्याकरण में कौन सी संधि है तो यण संधि। कौन संधि है? यण संधि। अब आगे अपन बात करें व्याकरण की परिभाषा, तो हम अब व्याकरण की परिभाषा पढ़ते हैं। व्याकरण की परिभाषा देखिए पाणिनि जी ने अपने शिक्षा ग्रंथ में तो दी थी, मुखम व्याकरणम स्मृतम, लेकिन परिभाषा मूल रूप से चर्चा में है जो व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दा अनेन इति व्याकरणम। व्या क्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते अन्य शब्दा अनेन इति व्याकरणम। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ते हैं व्याकरण की परिभाषा और उसके बाद में पढ़ेंगे अपन त्रिमुनि। ठीक है, जो संस्कृत के महान 3 मुनि हैं
उनके बारे में और संस्कृत के बारे में आपको बताएंगे कि संस्कृत की उत्पत्ति कैसे हुई, कौन 3 मुनि हैं, के बारे में कल का अपना करते हैं चर्चा फिर। ओके बाय, थैंक यू सभी के लिए, नमस्कार।